शीतल पी सिंह आए हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग पटना में मिले भी थे। हम लोगों की जितनी बार, ये जरा ब्लर हो रहा है, जरा स्क्रीन देखो, हम लोगों की जितनी बार बात हुई, एक दोनों तरफ से हमारी आपकी सहमति थी कि एनडीए को क्लियर कट एज है। इधर हाल में हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन हाल में 10-15 दिन से जब आखिरी में घूमने लगा था पहले दूसरे दौर में, तो ये लगने लगा था कि एनडीए 130, 35, 40 पार करके कहीं जा सकता है। बट यहां जा सकता है, ये तो अमित शाह ने भी नहीं सोचा था। अमित शाह भी 160 पार का नारा देते थे। तो ये तो वही मैंने उनसे पूछा कुर्बान अली से, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया। ये 200 के आंकड़े के पास जा रहे हैं और सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ही जोड़ते हैं तो 170 सीट हो जा रहा है। जी देखिए, जो प्रबंधन कुशलता जिसे कहें आप, मैनेजमेंट एक्सीलेंस जो अमित शाह ने डेवलप किया है और जिस तरह से संस्थाएं उनकी जेब में हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से एक्ट करती हैं। अब उसके बाद चुनावों में धीरे धीरे जो पार्टियां हैं विपक्ष के नाम पर, उन सब के लिए मौत की घंटी है। ये चुनाव जदयू के लिए अब मौत की घंटी है। आपने इसके पहले जो आप कह रहे थे, मैं वहीं पहुंच गया। भले ही इस बार नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनने देंगे, लेकिन वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे, मुझे इस पे शक है। कुछ न कुछ अरेंजमेंट होगा। जहां तक उनके सांसदों का दिल्ली में सपोर्ट देने का सवाल है, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन नीतीश कुमार के पास शायद एक आध कोई बचे, वरना सब सांसद उनके साथ होंगे। ये नीतीश कुमार को भले ही गलतफहमी हो, लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। इस समय की जो डिस्पेंसेशन है, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य और उसके खतरे को हमारे विपक्ष में जो भी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार बहुत योग्य हैं। उनमें तुलनात्मक रूप में बड़े होशियार हैं, अब तक सफल रहे हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया है, लेकिन उन्होंने ही नहीं किया है, एलजेपी ने भी किया है, हमने भी किया है और अन्य ने भी किया है, और ये सब बीजेपी ने कराया है। इसके पीछे जो योजना है वो सीसीटीवी में के कैमरों में होटल में कागज लगा के बैठ के एक एक सीट पर मुझे मालूम है कि कैसे अमित शाह ने चीजों को कराया है। वो एक सीट काराकाट में जहां वो पवन सिंह की बीवी लड़ रही है, तो उसको राजपूत वोट न मिल जाए, वो सीट जदयू लड़ रही है, लेकिन उस सीट पर राजनाथ सिंह को भेजा गया, केंद्रीय मंत्री को, एक सीट के लिए कि राजपूत वोट न मिल जाए। तो बीजेपी अपनी सीटें नहीं लड़ रही थी, बीजेपी 243 की 243 सीट लड़ रही थी। और ये जो सफलता हम हमारे बहुत सारे मित्र इनको नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। एक सेकंड, आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आपने कहा 243 लड़ रही थी। एक एग्जांपल छोटा सा ऐड करता हूं ताकि उसी टॉकिंग पॉइंट में, मैं आखिरी वक्त में जब सासाराम में था, तो रोहतास जिले की 7 में से एक सीट पर भी बीजेपी नहीं लड़ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। जेडीयू, एलजेपी और आरएलएम लड़ रही है, लेकिन अमित शाह की सभा वहां हुई सासाराम में, उन लोगों के लिए हुई जो उनके घटक हैं। तो सही आप करें, अब उसी को आगे बढ़ाएं। एक उम्मीदवार के यहाँ क्या जरूरत है। चलिए, आपने भी रेफरेंस दे दिया, मैंने भी रेफरेंस, बस रेफरेंस के लिए दिया। हम दोनों के रेफरेंस जो है फैक्चुअल है। ये बताता है ये पूरा चुनाव वो अपने लिए लड़ रहे हैं। उनको बंगाल जीतना है, बिहार उनके लिए पड़ाव था। एसआईआर का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने इस चुनाव आयोग की उन सामर्थ्य का उपयोग किया जिसमें विपक्ष चिल्लाता रहे हमें सुनना ही नहीं है, हमें जो करना है हम बुलडोज करके करेंगे, हम 20-30 लाख वोट दूसरे के काट देंगे विपक्ष के, और 20-30 लाख अपने जोड़ लेंगे, आखिरी रात तक जोड़ते रहेंगे। हम ट्रेन से भर के लाएंगे, प्लेन से भर के लाएंगे, बस से भर के लाएंगे, 3-3 इपिक काट देंगे, 2-2 देंगे, आप चिल्लाते रहिए। ये जिस दिन 23 में कानून बना के अमित शाह ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का हथियार अपने हाथ में लिया था, वो दिन था इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरने का। विपक्ष ने वो बोगी खो दी है। अब सबकी हत्या होनी है। कौन 6 महीने में मारा जाएगा, कौन 2 साल में मारा जाएगा, कौन 5 साल में मारा जाएगा, अपनी अपनी सब तख्तियां लटका लें और अपनी सुरक्षा की कोशिश करें। ये सब अब रास्ते में है और ये सब कुचल के इनको बढ़ जाएगा हाथी। बहुत बड़ा हाथी जनरेट हो चुका है। उन्होंने वोट काटने के लिए AIM का वो इस्तेमाल कर लेते हैं, BSP का इस्तेमाल कर लेते हैं, चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका चाहते हैं।
एक्चुअली जिसका भी उनको जहां जहां खतरे का निशान लगता है कि ये हिस्सा जा सकता है, उन सब हिस्सों में वो काम, भले ही वो पूरी तरह सफल ना हो, लेकिन एक और वोट काटने का काम, डिवीजन करने का काम, आपस में झगड़े कराने का काम, लीडर खरीदने का काम, वोट बढ़ाने वोट घटाने का काम, और ऐसा चुनाव आयोग बना देना जिसके सामने आपके कहे सुने पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। कानून में यह भी कर लिया गया है कि अब उनके खिलाफ आप कहीं व्यक्तिगत किसी मामले में तो मुकदमा भी नहीं कर सकते, उनके चुनाव आयोग से हटने के बाद भी नहीं कर सकते, उनके जीवन काल में नहीं कर सकते। मैं आपसे असहमति दर्ज कराते हुए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके काउंटर में बोलता हूँ। ये सब जब आप तर्क दे रहे हैं शीतल जी, बड़े हैं आप, सीनियर हैं, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और जब इतना अपार बहुमत किसी को एनडीए को मिल रहा है जिसमें 199 मतलब 200 का नंबर टच कर रहा है, जेडीयू अपने परफॉर्मेंस को पिछली बार से लगभग डबल की स्थिति में है, आरजेडी अपने परफॉर्मेंस से आधे से भी बहुत नीचे है, कांग्रेस बुरी गत में है 5 सीट, वीआईपी 0 है, खाता नहीं खुल रहा है। इन सबको इतनी आसानी से खाली ये कह दे सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की प्लेन से भर कर ला रहे हैं, ट्रेन से भर कर ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जन भावना को न समझना या उसकी कदर न करना भी होगा। जो हम लोग घूम के अगर हमें लग रहा था कि पूरा कर लेता हूँ, हम लोग को घूम कर अगर लग रहा था कि एनडीए को बढ़त है और एनडीए 130-135 सीट जा सकती है आगे भी, तो हम ट्रेन में लाए हुए लोग भी नहीं देख रहे थे, बस में लाए हुए लोग भी नहीं देख रहे थे, हम तो वहां जो घूम रहे थे। हाँ, उसमें एक फैक्टर जरूर था, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 स्कीम का फायदा, वो एक फैक्टर जरूर था, नीतीश के प्रति सहानुभूति थी, और कुछ 2005 के पहले की बैड मेमोरीज थी जिसका जो जिक्र लोग कर रहे थे। कुछ वहां लोकल लेवल पर जातियों का आपसी संघर्ष भी होता है, जहां यादव बहुल इलाके हैं वहां अति पिछड़ी जातियां काउंटर में लामबंद होती है, तो वो सारे फैक्टर तो दिख रहे थे। लेकिन जो आप करें वो कहना बहुत सरलीकरण करना हो जाएगा शीतल जी, नहीं, वो माफ करिए पूरी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वो सरलीकरण तब होता अगर मैं उसको सिर्फ अभी और आज आपके प्रोग्राम में कह रहा होता। मैं इसको पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, लगातार मेरे दर्जनों वीडियो हैं इस पर स्पेसिफिक भी बने हुए, कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये कानून बदला गया, वो मुद्दा था जिसको लेके आप उसको ठीक अगर नहीं करा सकते तो इस देश में आप अब इनसे चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये मैं बात इस बात को, और ये जो जहां तक ये ट्रेन से लेके आने वाला है, मैं लगातार सोशल मीडिया पर भी अपने कार्यक्रमों में भी लगातार उन वीडियोस के साथ पोस्ट डालता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, और इसके बसों से लाने वाला भी मैं बोलता रहा हूँ, ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ। आज उनका कल्मिनेशन है तो मैं उनको छोड़ दूं तो ये भी ठीक नहीं है। मैं नहीं करो मत छोड़िए, लेकिन मैं कहो सिर्फ वो वजह का अगर जनमानस पे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे तो उन फैक्टर्स को भी फैक्टर इन करना होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उन फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के लिए मेरे बहुत सारे मित्र, पत्रकार मित्र सब उन फैक्टर्स को फैक्टर इन कर रहे हैं। मैं सारे तो चीजें नहीं ले सकता, लेकिन मैं जिन चीजों को ले सकता हूं जो मुझे लगता है कि जरूरी है, देश के सबसे गरीब राज्य में, देश के सबसे ज्यादा पलायन करने वाले राज्य में, देश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की अस्वास्थ्यकर सेवाओं वाले राज्य में अगर ये नतीजे हैं तो उनके कारणों को ढूंढने की हम कोशिश अगर नहीं करें तो फिर वो तो फिर अजीब सी बात होगी। नहीं जरूर करें, लेकिन एक बड़ा कारण तो ये भी हो गया ना शीतल जी, 1.5 करोड़ लोगों को अगर 10,000 आपने दे दिया, महिलाओं को अगर इतना कैश ट्रांसफर किया, ये कोई बड़ी बात छोटी बात थोड़ी है। 9% महिलाओं के वोट बढ़ गए और हर विधानसभा में 18,000 से ज्यादा महिलाओं ने वोट दे दिया, और आपने पेंशन वालों को 400 से 1100 कर दिया, तो हर तरह की जो लाभार्थी स्कीम आपने लगभग 40,000 करोड़ की 45,000 करोड़ की आपने डाल दी, तो वो एक बड़ा फैक्टर वो भी है। नहीं वो भी नहीं, आप उसका नतीजा सिर्फ वही मत देखिए, बगल में झारखंड वालों ने जो विपक्ष की सरकार है उसने भी पैसा दिया 2,500, उनको भी फायदा मिला। मध्य प्रदेश जहां से बीमारी शुरू हुई उनको सबसे पहले उसका फायदा मिला, फिर इसका फायदा महाराष्ट्र में हमने देखा, इसका फायदा हमने हरियाणा में देखा है, दिल्ली में देखा, और अब हम बिहार में देख रहे हैं, झारखंड में देख चुके हैं। तो ये सब तो मतलब इनकी ऐसा तो नहीं है कि आज चूंकि जीत हो गई है तो हम इसकी बात न करें, ये भी बात होगी वो भी बात होगी। शीतल जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी उन बातों से सहमत हूं, मगर सवाल ये है कि जो महागठबंधन था जो कि सरकार बनाने के लिए अपने आप को पोज कर रहा था, क्या उसकी परफॉर्मेंस या उसकी हेलो
हाँ, कुर्बान जी फ्रीज हुए, देखो जल्दी। हाँ, कुर्बान जी की आवाज, हाँ फिर कुर्बान जी से रिपीट कीजिए, कुर्बान जी रिपीट कीजिए, फ्रीज हुआ था, रिपीट कीजिए। नहीं, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ शीतल जी, जो आप कह रहे थे बहुत वाजिब बातें हैं, और ये सही है कि आज से नहीं कई साल से चल रही है। लेकिन जो अपोजिशन था, जो कि सरकार बनाने का दावा कर रहा था, क्या उसने अपने आप को एक यूनाइटेड हाउस के तौर पर पेश किया? क्या उनके अंदर जो इनर कंट्राडिक्शंस थे वो सही थे? क्या 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना, उसका कोई जस्टिफिकेशन? और आखिर में राहुल गांधी की जो भी कारकर्दगी पिछले 1.5 महीने में रही है, उसे किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है आपकी नजर में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा आगे की चीजें हैं, यानी गलतफहमियों की इंतहा है। और ये मैंने कहा ना, ये गलतफहमी वहां से शुरू होती है कि जब ये कानून बना, जिसके जरिए उन्होंने, आप कह रहे हो कि अब चुनाव आयोग ये गलती कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये इलेक्टोरल रोल में बदमाशी कर रखी है। अरे ये चुनाव आयोग ही बदमाशी से बना है भाई, ये कानून ही गलत है। तो बुनियाद से आप पकड़ोगे नहीं, बाद में आके आप किसी विलाप का कोई मतलब नहीं है। तो शीतल जी, एक पक्ष तो हो गया कि जो एनडीए का के पक्ष में क्या हो रहा है, और जो बीजेपी ने किया चुनाव आयोग गलत है, और जो भी मशीनरी के महागठबंधन की तरफ से विपक्ष के खेमे का कैसे इसमें पोस्टमार्टम करेंगे? कुछ खामियां विपक्ष में भी रही, या सिर्फ उन्होंने सब कुछ कर दिया? और कुछ, अरे विपक्ष में तो भयानक खामियां है, वो बताइए जरा, वो सब। भाई ये आरजेडी को 29 सीट, भाई 5 सीट पर कांग्रेस, 0 सीट वीआईपी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई हो रही थी, वो खूटा गाड़ के सानी बैठ के 0, खाता तो खुलता, 2-3 सीट भी तो आता। तो ये इसको राघोपुर, अब देखिए राघोपुर में अभी पता चला तेजस्वी 200-300 वोट से आगे आए, अभी से लगातार मैं देख रहा हूँ राघोपुर खोल के, हर मिनट कभी 200 से, कभी 500 से, कभी 300 से, कभी 1200 से लगातार पीछे चल रहे। वो तो आपकी सीट है, 25 साल से माता पिता और खुद आप 10 साल से। अरे भाई हार भी सकते हैं, 10 साल है, लेकिन उनकी माता जी भी हार चुकी थी। अब ये लोग 2010 में हारी थी। तो ये भाई आप देखिए कि 2 दिन इनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, पानी बरस गया, तो ये घर से निकले नहीं। और जो नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो थे, ये तो आपने भी कहा, सबने कहा था। तो जब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर इतने बड़े लोगों के लिए राजनीति छोड़ी नहीं है मोदी और शाह जी ने। इतना बड़ा होने के बावजूद शाह जी वहां होटल में सीसीटीवी बंद करके एक एक सीट पे इंतजाम कर रहे थे, और ये पहलवान लोग, इनकी आंधी चल रही थी। तो बेचारा ये कुछ परिस्थितिवश इनको क्या होता है कि अकलियत जो है अपने कंधे पे उठा लेती है, उसके बेचारे के उनके सर्वाइवल का सवाल है, उनको तरह तरह के दंड दिए जा रहे हैं मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के चलते, तो वो बेचारे लड़ रहे हैं, उसमें ही अपना समर्थन और अपनी काबिलियत ढूंढ लेते हैं। वो इनकी सभाओं की भीड़ बढ़ा रहे हैं, वो इनको चंदा दे रहे हैं, वो इनके लिए। चीज है, एक मिनट एक इंटरेस्टिंग चीज है भाई, ये नंबर निकालो कौन कौन सी सीट है। एमआईएम फिर 5 सीट पर लीड कर रहा है, ओवैसी की पार्टी, जिसके बारे में इस बार कहा जा रहा था 2 से 3 सीट इस बार शायद निकाल पाए, तो एमआईएम ने फिर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया भाई। 5 सीट पर, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, एमआईएम 5 सीट पर लीड कर रहा है। मतलब ओवैसी की पार्टी, ये तो कांग्रेस के बराबर हो गई ओवैसी की पार्टी, बल्कि ज्यादा। कांग्रेस 4 सीट पर लीडिंग है, एमआईएम 5 सीट पर लीडिंग है। जरा सोचिए, 1885 की पार्टी कांग्रेस इतना फौज फाटा के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाला, राहुल गांधी पूरी मशीनरी, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत मुझे खुद मिले, पार्क करके बैठे रहे, हेलीकॉप्टर इतना उड़ा, और उसके बाद 4 पर कांग्रेस, 5 पर एमआईएम की 5 सीटें निकाले। वो कौन कौन 5 सीट है? तो ये एक और बड़ी बात है कि भाई इसका मतलब मुस्लिम जहां आबादी ठीक ठाक थी, निर्णायक, वहां भी मुस्लिम ने पिछली बार जैसे 5 सीटें एमआईएम को दी थी, इस बार फिर 5 सीटें। तो अब ओवैसी कहेंगे कि आपके जो इतने बड़े घटक दल थे वीआईपी, जिनके 3% अपने समाज का वोट है, 2.5% टोटल निषाद में, वो 9-10% बोलते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम घोषित हो गए और उनको खाता नहीं खुला, और एमआईएम को 5 सीटें। शीतल जी। नहीं तो देखिए, हमारे यहाँ समस्या तो ये है ही है, इसमें कोई शक नहीं। एमआईएम क्या है या जो बीजेपी है क्या है? देखिए, अगर आप एक और धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत एक राजनीति सफल होते देखेंगे,
तो दूसरे धर्म में उसके लिए आकर्षण नहीं होगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। उनमें तो पहले से ये सब प्रॉब्लम रही है, तो उसमें उनकी स्वीकृति न होने की कोई वजह नहीं है। क्रिश्चियंस में भी होगी, सिखों में है, सब में होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको तो इसका जवाब, जब अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आपको वो करना। आपने मल्लाह पार्टी को उप मुख्यमंत्री दिया तो आपने तर्क दिया माइनॉरिटी को कि उनका तो आप कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। उस तर्क में कितना दम, क्या दम नहीं है? इसका क्या उत्तर है? ये सवाल मैंने पूछा था तेजस्वी से कि भाई आप जो 17% है उनको आपने छोड़ दिया, और एक आपके मुकेश सहनी खूंटा गाड़ के बैठ गए तो उनको आपने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। तो सही बात है कि जितनी दावेदारी हिस्सेदारी है उसका भी तो कुछ ख्याल करेंगे, क्योंकि उनको अब सीधे ऐसे जोड़ लेंगे कि 14-15% आप, 17% वो, मिलके 32% हो गया फ्री में। नहीं, यही जब आप राजनीति को शॉर्टकट में कर देंगे, आप कोई आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे नहीं, चीजों पे आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप भी वही उसी लाइन पे चलेंगे, और सामने आपके कौन है, पहली बात है कि सामने आपके कौन है, उसके हिसाब से अगर आप अपने को चैलेंज के तौर पे तैयार नहीं करेंगे और शॉर्टकट में जाएंगे तो ऐसे ही शॉर्टकट नतीजे आएंगे। सामने वाला बहुत तैयार है, आप बिल्कुल तैयार नहीं है, और आप पुराने हरबा हथियारों से सोच रहे हैं कि आप उनका मुकाबला कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर लेंगे। उन्होंने मायावती जी को भी भेजा, मायावती जी ने भी एक सीट पे शायद रनर अप भी चल रही है कहीं, एक सीट पे शायद डीएसपी रामगढ़ में आगे चल रही है। हाँ आगे, हाँ, तो एक 1.76 या 1.6 उनको भी वोट मिल रहा है। तो बीजेपी तो इतना इंतजाम करती है कि मायावती जी को घर में से उठा के भेजती है, उनकी रैली लखनऊ में कराती है कि अखिलेश का वो, अब अखिलेश भी सोच के बैठे हैं कि लोकसभा में हो गया था तो अब 27 बस, ये सब मुख्यमंत्री बने बैठे थे, ये सब लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और वो बैठ के इनका काम कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश को हमें कैसे बचाना है, और आप 27 में पाएंगे कि ये बने हुए मुख्यमंत्री फिर कहीं धराशायी न मिले। तो ये हमारी समस्या नहीं, ये विपक्ष के लोग, इनकी भी वही समस्या है कि आपने जैसा बताया कि जब पानी बरस गया तो हेलीकॉप्टर के लिए बैठे रह गए, निकले नहीं, और जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और जो जिनको कहा जा रहा है कि उनको बीमारी भी है और मानसिक स्वास्थ्य उनका कठिनाई में है, वो बेचारे कार से 400 किलोमीटर चल के चले आए 20 सभाएं करके। तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये लोग मुकाबला कर रही है, राजा महाराजा हो गए थे। आप नहीं थे तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बताया दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे चुनाव लड़ती है। मैंने बताया कि मैं बक्सर में था तो जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, अचानक दूसरे टेबल पे देखा 10-12 लोग भगवा साफा वाले बैठे थे, उनमें से एक सज्जन मुझे बार बार गौर से देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मैं पहचान नहीं रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्यों पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या क्या। अचानक उठ के आया, प्रणाम किया, उन्होंने बोला कि मैं सतीश गौतम और मैं आगरा का एमपी हूँ और मैं यहाँ बक्सर में हूँ। आप कैसे? बोला 1 महीने से हूँ बक्सर, जिम्मेदारी, और माफ करे अलीगढ़, और वो बक्सर में अभी देख रहा हूँ कि आनंद मिश्रा जो वहाँ फॉर्मर आईपीएस है वो जीत रहे हैं। सेम मैंने बताया कि वो स्वतंत्र देव सिंह मुझे झुग्गियों में पर्चा बांटते दिखे आरा के पास, और पूर्णिया में आसपास की सीटों को जोड़ घटाव में अमित शाह ने रोड शो किया, पूर्णिया में रुके रात को, और एक गिरेंद्र मिश्र करके साहित्यकार हैं, छोटे पत्रिकाओं में लिखते हैं, उस तरह से पत्रकार नहीं है, बुद्धिजीवी टाइप के आदमी, उन्होंने कुछ लेख वेख लिखा, कुछ काम किया, तो उनसे अमित शाह ने बुला के 1 घंटे उनसे समझा कि भाई पूर्णिया में किस सीट पे क्या है या आसपास की सीट पे क्या है। उन्होंने पिक्चर डाला गिरेंद्र मिश्र ने, तो मैंने उनको फोन किया, भाई अमित शाह आपको कैसे बुला लिया? 1-to-1 पिक्चर उन्होंने डाला। उन्होंने कहा नहीं मैंने लिखा था कुछ, ये भेजा, तो उनको कहीं से पता चला, उन्होंने मुझे बुलवाया समझने के लिए कि सीट वाइज बताइए कहाँ क्या। तो यहाँ तो आदमी इस तरह से विमर्श करके दिमाग लगा रहा है, और उसके बाद आप अपने हवा में हैं कि बस हम जीते रहे, एसआईआर से जनता इतनी नाखुश है कि झोली भरकर आपको वोट नहीं। और आप एक सेकंड, अमित शाह बहुत सीवियर डायबिटिक थे, अब का हाल मुझे नहीं मालूम है। 2-3 अब लोग कह रहे हैं कि डायबिटीज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हाँ देखिए, 2-3 बार उनको डायबिटिक का इंजेक्शन लगता था दिन में, उन्होंने वो भी कंट्रोल किया, और हर समय वो, इस समय पूरी पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की, कार्यकर्ताओं से मिलना, मुख्यमंत्रियों को चलाना, चुनाव लड़ना, चुनाव में योजना बनाना, अपने मन का आयोग रखना, अपना आदमी उसमें नियुक्त करना, गवर्नर करना, हर चीज में आप अमित शाह को पाते हैं। इतनी मेहनत आदमी वो कर रहा है जिसके पास इतनी पावर है, इतना एसेट है और सब कुछ है,
और आप जो 20-25 हजार करोड़ सबने इन लोगों ने मुख्यमंत्री बन के कमा लिया है, 2-3 घराने हो गए, बस इन्होंने मान लिया कि इनकी जाति आ जाएगी, मुसलमान बेचारा कहाँ जाएगा, उसको जोड़ लेते हैं। तो लो उन्होंने वो भेज देते हैं ओवैसी साहब को, कहाँ जाएगा, वो हो जाता है आपका इंतजाम, भेज देते हैं मायावती जी को, भेज देंगे किसी और को। वो काम कर रहे हैं भाई, इन चीजों पे बहुत थोड़ा काम कर रहे हैं और उनको नियंत्रित भी रख रहे हैं, और आप हवा में हैं, कहाँ जाएगा, नहीं आ जाएगा। शीतल जी ये कहकर मान लीजिए मायावती को हर समय आप ये कि बीजेपी भेज देती है, बीजेपी ही उन्हें लड़ा देती है, या एमआईएम को बीजेपी ही लड़ा देती है, ये कहकर उनको एक मतलब बी टीम के दायरे में अपनी विशफुल थिंकिंग से नहीं डाल रहे हैं। भाई उनकी पार्टी है, वो अपना लड़ना चाहते हैं। बीएसपी की पिछली बार भी एक सीट थी, बीएसपी अलग अलग राज्यों में लड़ती है, किसी समय राजस्थान में भी 6 सीटें हुआ करती थी, एमपी में भी उसकी जड़ें थी। लड़ती तो है, लेकिन बीच चुनाव में अगर 3 जगह वो मुसलमान उम्मीदवार उतार देती, जहां सपा का मुसलमान उम्मीदवार होता है, तो फिर शक होता है। हम शक कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बात गलत हो, साबित कर दें हमें, खत्म बात, हम अपने को विड्रा कर लेंगे, अपने को सुधार लेंगे। लेकिन अभी तक जो उनका आचरण है, उससे इसके अलावा कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।